हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज इस हिंदू एनालिसिस में विल डिस्कस आर्टिकल्स एंड ऑल्सो एमसीक्यूज ऑन द प्रीवियस एनालाइज्ड आर्टिकल्स। राइट, स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से। वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल गिवन इन द हिंदू न्यूज़पेपर, डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर के मदन गोपाल हैं, जो कि एक एडवाइज़र है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये आर्टिकल के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई जो एक आपने जो प्राइसिंग की है, जैसे कि हम हेल्थ केयर की अगर बात कर रहे हैं, जहां हम पेशेंट्स के कंसर्न सोच रहे हैं, वहीं पे हमें हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके कंसर्निंग मुद्दे को भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक फिट प्राइस रखेंगे, सभी के लिए एक जैसा प्राइस रखेंगे, तो सब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिक्कत होगी, जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स महंगे महंगे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। अगर इन्हें लॉस होगा, डेफिनेटली द क्वालिटी विल गेट डाउन, है ना। तो क्वालिटी नीचे आ जाएगी क्योंकि इनकी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। तो आपको हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर एवरीवन ऐसे देना है, प्रोवाइड करना है, जिससे कि इनकी जो कॉस्ट है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, ये एक पूरा क्रक्स इस आर्टिकल का है। और यहाँ पे बात यही हो रही है कि हमारे इंडिया में इनकम डिस्पैरिटी जो है, जो हर इंसान की, किसी की ज़्यादा इनकम है, किसी की कम इनकम है, लेकिन मेडिकल जो सर्विसेज है वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए। एक मुद्दा ये हो गया पेशेंट्स का। दूसरा, जो सरकारी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नो डाउट कि वो ज़्यादा टेक्नो का जो इनोवेशन हब होते हैं, मतलब कि उनमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, एडवांस होती है। खासकर आप कार्डियो सेंटर देखें या न्यूरो सेंटर देखें। फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनोवेटिव हब भी है, क्योंकि वो नया नया एडवांसमेंट इक्विपमेंट्स रखता है पेशेंट्स की केयर करने के लिए। अब जब इतना ज़्यादा अच्छा प्राइवेट कर रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सेम प्राइस रख दोगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लॉस भी हुआ। और ऐसा, ये मैं ऐसा वर्बली नहीं कह रही, एक सर्वे रिपोर्ट आया जिसने ये देखा कि भाई फाइनेंशियल प्रेशर से जो प्राइस कैप रखा गया है, उसके अनुसार 15% जो है कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन देखा गया, क्योंकि उनकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ। ठीक है, ये जो पहला पैराग्राफ है ये कहता है कि भाई जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल हैं, वो कॉस्ट कंसिडरेशंस आर इंक्रीजिंग, इन्फ्लुएंसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड पेशेंट केयर। जो कॉस्ट फैक्टर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, वो इन्फ्लुएंस करता है हर एक एस्पेक्ट को, सर्विस डिलीवरी को भी और पेशेंट केयर को भी। अगर हॉस्पिटल्स की कॉस्ट कवर नहीं होगी तो आपके ये दोनों चीज़ें सफ़र कर जाएंगी। ठीक है, विद राइजिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज एंड uneven access to medical services, the need for equitable and sustainable healthcare pricing policy has never been more urgent than now। देखो, सारी बात आ रही है प्राइसिंग के ऊपर। आपको हेल्थ केयर पॉलिसीज़ ऐसी रखनी है जिसमें प्राइस इस तरीके से हो कि भाई हॉस्पिटल्स भी सेटिस्फाइड रहे और कस्टमर को मिलने, पेशेंट्स को मिलने वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल हो एवरीवन्स को। ठीक है, एवरीवन को जो सोसाइटी में है, भारत के लोग हैं। Ongoing discussions about the setting rates for medical services are not just bureaucratic exercise। ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं है। They fundamentally shape how we perceive, access and deliver health care across India। In this globalized era, we see a variety of response to similar challenges worldwide, shaped by different culture, economic and systematic factor। By learning from these international examples, we can refine our strategies to manage healthcare cost more effectively। यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमें ना ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स को भी लेके चलना चाहिए, जिसमें एग्जाम्पल दिया है इस आर्टिकल में थाईलैंड का, कि उन्होंने अपनी जो प्राइसिंग, वो टियर्ड प्राइसिंग सिस्टम रखा है, जिसके अंदर पेशेंट्स की इनकम लेवल को और मेडिकल नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए दे मेंटेन बैलेंस्ड कॉस्ट एंड केयर, जिससे कि हॉस्पिटल्स को भी नुकसान नहीं है और पेशेंट्स को भी नहीं है। तो ये इट कैन बी अ मॉडल फॉर इंडियाज़ डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप।
तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये दर्शाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नो डाउट कि वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर है, बट दे ऑल्सो आर इनोवेशन हब, एडवांस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी। तो इनको इतना ही नहीं एक्रीडेशन दिया है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स ने। एक्रीडिटेशन क्या होता है? क्वालिटी सर्टिफिकेट देना कि हाँ भाई ये प्रूव्ड है, ये क्वालिटेटिव ही इसकी सर्विसेज रहेंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो और भी इन्हांस हो, और भी पेशेंट्स तक पहुँचे, पेशेंट्स बिलीव करें, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। These institutions invest heavily in top-tier infrastructure and advanced technologies, enabling them to seamlessly integrate telemedicine and remote care, thus broadening access and building patient trust. तो जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ होना चाहिए आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स, जैसे कि मोबाइल ऐप है या फिर आपका टेली मेडिसिन है, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बट थ्रू दिस टेक्नोलॉजीज मेडिकल केयर या सर्विसेज उन तक पहुँच सकते हैं, जिससे एक पेशेंट ट्रस्ट भी कर सके। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्टार्ट होता है प्राइस कैप, क्वालिटी एंड इनोवेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे डेलिबरेटली कहा कि भाई जो प्राइसिंग है वो स्टैंडर्डाइज कर दो, जितना सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सेम स्टैंडर्डाइज कर दो, कांट पॉसिबल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वो उनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें कॉस्ट है। और ये देखने को भी मिला, सर्वे से पता चला कि भाई ये जो हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंडर फाइनेंशियल प्रेशर फ्रॉम प्राइस कैप रिपोर्ट अ 15% इंक्रीज इन पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन। Moreover, such caps could drastically slow the development of a new treatment and technology, notably in the field of such as cancer research and robotic surgery, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप सोचिए ना, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा ही नहीं आएगा तो वो रिसर्च और इनोवेशन कैसे करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अवेलेबल कराएंगे? करा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो डेट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एडवाइज़र है जो मदन जी है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पे कि भाई सरकारी हॉस्पिटल डिफरेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल डिफरेंट है, आपको प्राइसिंग इस तरीके से करनी होगी। नो डाउट कि आपको क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, पेशेंट्स की चेकअप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि उनकी इनकम कम है तो उनको सर्विसेज नहीं दी जाएगी, बट ये कंसर्निंग मुद्दा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उसको हमें टीयर्ड करना पड़ेगा। The broader economic implications of healthcare pricing policy reach far beyond the healthcare sector itself. Properly implemented rate standardization can alleviate healthcare disparities. Yet we must be cautious not to de-establish providers' economic health. Economists recommend dynamic pricing models that adjust based on the medical complexity and the financial status of patients. आप ऐसा कर सकते हैं, हर मेडिकल सर्विसेज का स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, है ना, कुछ आप उसमें टीयर कर सकते हैं, कुछ सरकार उसमें बियर कर ले। तो इस तरीके से लीगल और रेगुलेटरी चैलेंज भी आता है। अब सिर्फ वर्बली से नहीं होगा, अगर राज्य स्टेट गवर्नमेंट लीगली उसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि हेल्थ अगर मैं देखूँ तो हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको लीगल तरीके से प्राइसिंग को कैप करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये एग्जांपल अभी सिद्ध हुआ, राजस्थान और तमिलनाडु ने, दे हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट गैप्स इन द रेट फिक्सेशन प्रोविजंस, एडवोकेटिंग फॉर रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क टू नेविगेट दीज इश्यूज सक्सेसफुली। टेक्नोलॉजी सबको पता है कि रेवोल्यूशनरी है हेल्थ केयर सेक्टर में, विच मेकिंग डायग्नोस्टिक फास्टर एंड मोर एक्यूरेट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इम्प्रूविंग केयर कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जैसे कि टेलीमेडिसिन हुआ, है ना। तो कर्नाटका में तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिमोट एरियाज़ में काम कर गया। तो रिमोट एरियाज़ में हॉस्पिटल्स नहीं है, बट विद दीज टेक्नोलॉजीज़ पेशेंट्स कैन क्योर, पेशेंट्स टेक all the medical services which are required. Moreover, innovations such as mobile health app, wearable devices are crucial in managing chronic conditions outside hospitals, significantly cutting cost and enhancing patient outcomes. ये भी एक मेथड यूज़ किया जा सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कॉस्ट वगैरह है, अगर वो लोग जो रिमोट एरियाज़ में हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, बट थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज़ दे कैन क्योर,
तो जिससे कि कॉस्ट में भी इफेक्ट जो इम्पैक्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो नहीं आएगा. प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे कैन इवन गाइड देम ऑल्सो. As we push these technology forward, ensuring that they reach all the population segment is key. Investing in infrastructure for broader internet access and improving digital literacy will empower people to benefit from these advancements, setting the stage for India to lead globally in healthcare innovations. ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है. आप देखते होंगे जो आप एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी आपको फ्री चेकअप का देती है. आपको 1 साल का मेंबरशिप प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप घर बैठ के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. आपके पता है कंसल्टेंसी ही 1000 रुपये लगती है. तो ये भी एक तरीके से है. ये एक ऐसा मॉडल सभी एरियाज़ में कवर हो सकता है, चल भी रहा है. ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉयज़ हो तो ही होगा, क्योंकि काफ़ी रिमोट एरियाज़ में ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं. तो उन तक ये बेनिफिट दिया जाए जिससे कि और अवेलेबिलिटी जो सर्विसेज की है वो उन तक पहुंच ही जा सके. Engaging all stakeholders, including private healthcare providers, is essential in order to grasp the nuanced dynamics and craft effective sustainable policy. अब इसमें डाटा का बहुत बड़ा रोल है इन शेपिंग पॉलिसी. ये सबसे बड़ी बात है. सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि भाई आपका डाटा ही एक्यूरेट नहीं है. डाटा बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट की आउटकम्स के लिए, उसकी ट्रीटमेंट एफिकेसी के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए. ये सारी चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डाटा. कौन सा जो पेशेंट है उसकी इनकम लेवल क्या है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, तब जाकर बैलेंस्ड एक या फिर टियर प्राइसिंग जो है वो रखा जा सकता है. तो रिकमेंड किया है implementing pilot projects in select district to gauge the impact of rate caps on healthcare quality and innovation, allocating government subsidies to support research and development in private hospitals, and establishing public private partnership. बहुत अच्छा ये एक ऑफ़र दिया है, रिकमेंडेशन दी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, अब गरीब को आप हेल्थ केयर सर्विसेज दो, बिल्कुल दो, लेकिन आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. वहाँ पे सरकार उन्हें सब्सिडीज़ दे, है ना. वहाँ पे सरकार क्या मॉडल इस्टेब्लिश होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिससे कि टेक्नोलॉजी में कोई भी कमी ना आए. इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि सरकारी जो पेशेंट्स हैं उनको वो सारी सुविधा मिल सके जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है. तो इससे आपका जो है सस्टेनेबल जो है हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हो पाएंगी, सभी के लिए इक्वल हो पाएगा, पेशेंट्स भी खुश रहेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुश रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. व्हाट्स मिसिंग इन द डिज़ास्टर डेटाबेस. आपको पता है कि अभी 2023 में क्या था, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने नोट किया कि जो डिज़ास्टर इवेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड वो बड़े हैं. 1970 में 100 इवेंट्स होते थे 1 साल के अंदर. नाउ इट इज़ हैपनिंग, और इट हैज़ बिन हैपनिंग अराउंड 400 इवेंट्स, डिज़ास्टर इवेंट्स पर ईयर in the last 20 years. However, an analysis of this disaster database shows that increase in the number of disaster is partly a result of reporting bias. कहीं ना कहीं bias है, अभी भी नहीं पता हमें. Data collection from various disaster events helps us to see the patterns and factors, जैसे कि increased resilience, climate change, humanitarian response, smaller events with less damage or fatalities are missing from the historical records. तो डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम इस चार्ट 1 को देखें, ये दिखाता है कि 1990 से लेकर 1990 से लेकर आपका 2023 तक जितने आपके इवेंट्स हैं वो नेचुरल इवेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, बड़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं. छोटे छोटे जो वो थे, कम्युनिकेशन ऑफ स्मॉल इवेंट्स हैव इम्प्रूव्ड. अब देखो कई बार क्या होता है, डिज़ास्टर हुआ लेकिन अगर वो कम्युनिकेट हो पाए तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है. अब यहाँ पे ये चार्ट 1 है, वो ये दिखा रहा है कि ठीक है कितना आपके साथ डिज़ास्टर्स हुए हैं, उस पर कितना आपने इफेक्टिवली एक्शंस ले पाए. चार्ट 2 ये शो करता है शेयर ऑफ रिपोर्टेड डिज़ास्टर्स ऑफ डिफरेंट साइज as a share of the total. The further we go in the past, the more we see large events dominating the records
small and medium were missed at the time are impossible to identify today? नहीं, कहना ये चाहता है कि पिछले कई सालों में कई डिज़ास्टर्स हुए हैं, उनकी इंटेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, लेकिन डाटा मिसिंग है। डाटा मिस होने से हमें पता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर के अकरेंस से हम जान सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई कि कितना क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिज़ास्टर हो रहा है, वो पिछले कई सालों से नेचर क्या सेम रही है डिज़ास्टर्स की, सो डैट प्रिवेंटिव मेजर्स कुड टेक प्लेस, है ना। तो ये डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मिसिंग है डिज़ास्टर डाटा बेस में। अगर हम देखें पिछले कई सालों का डाटा एक्यूरेसी में है ही नहीं। अब डिज़ास्टर डाटा विच ऑल्सो रिवील कि बहुत गैप है, बीच में कितने डिज़ास्टर हुए हैं उसको कोई डाटा नहीं है हमारे पास। स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक डैमेज, कितना इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ये भी हमें नहीं पता। मोर देन 40% डिजास्टर्स बिटवीन 1990 एंड 2020 डिड नॉट हैव एस्टिमेटेड मॉनिटरी डैमेजेस, कितना लॉस हुआ है इकोनॉमिकली वो भी नहीं पता। दिस वॉज वर्स फॉर इंश्योर्ड डैमेजेस विच वर मिसिंग 88% ऑफ द टाइम, एंड वाइल 96% हैड नो रिकॉर्ड्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब सोचो, जो इंश्योर्ड है, जिनका पैसा रिकवर हो सकता है, उसका भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इंश्योरेंस कवरेज होगा ही नहीं। तो डाटा कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो टेंडेड टू बी द पुअर इन द लो इनकम कंट्रीज़। लो इनकम कंट्रीज़ में भी बहुत ही पुअर है। अगर मैं अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की बात करूँ, साउथ एशिया की बात करूँ, जहाँ इकोनॉमिक लॉस 13% एंड 20% रहा है, उसका कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है। डिजास्टर स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो रिवील इनकन्सिस्टेंसी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स। अब देखो, सब सहारन जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे तो बहुत ही डाटा कवरेज पुअर है और कम्प्लीटली ओवरलुक्ड है। सेकंड, हाफ ऑफ हीट इवेंट्स, आपको पता है कि ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ जो कुछ कंट्रीज़ है सिर्फ उन्हीं में हीट वेव्स चल रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, जिसमें जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान। मैं बताऊँ, कल ही आपके इस पूरे एक महीने में इलेक्शन भारत में चल रहा है, कई जवान मर चुके हैं, सिक्योरिटी जो पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, कल ही 2 लोगों की यूपी में मौत हुई है। किसकी वजह से? हीट वेव्स की वजह से। मध्य प्रदेश में दो बच्चों की डेथ हो गई ड्यू टू दिस हीट वेव्स। स्ट्रोक आता है हार्ट में और ऑन द स्पॉट डेथ। तो ये हीट इवेंट्स का अगर हमें पता हो, अकरेंस पहले से हमारे पास डाटा हो, तो हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कंट्रीज़ के लिए। ऑल्सो प्रॉपर क्वान्टिफिकेशन ऑफ द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी हमारे पास डाटा नहीं है कि अगर हीट वेव्स है तो उसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, किस ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा बैडली, ये भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट हीट related death come from an increase in the risk of less obvious conditions such as cardiovascular disease। ये बात अलग है कि अभी तक जो निकल के आया है कि भाई, अब सोचो इतने मरने के बाद पता चल रहा है कि भाई हार्ट अटैक आ सकता है। दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ हीयर एंड कोल्ड रिलेटेड डेथ। ड्यू टू रिपोर्टिंग बायसेस दे आर लाइकली टू बी अंडर एस्टिमेट्स with large inequalities. Disasters often have near-term and acute impact on human mortality, health, and infrastructure. However, disasters such as droughts can also lead to some indirect medium to long-term impacts such as malnutrition, food insecurity, which are harder to quantify. जितना बाढ़ है, जितना हीट वेव्स है, उतना सूखा भी प्रॉब्लम करता है। तो हमारे पास अगर एक्यूरेसी डाटा रहेगा तो हम टाइमली उसमें कुछ इनिशिएटिव्स ले पाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इकोनॉमिक्स का है, इंडियन इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का है। व्हाट डज द प्रेस्टन कर्व पोस्टुलेट? प्रेस्टन कर्व होता क्या है? इट रेफर्स टू अ सर्टेन एम्पेरिकल रिलेशनशिप दैट इज विटनेस बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री। सबसे पहले प्रपोज किया था अमेरिका के सोशोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रिस्टन ने इन हिज 1975 पेपर द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मोर्टालिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके अनुसार ये है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री। जो कंट्री जितनी डेवलप होगी, जितना इनकम हाई होगा, हाई इनकम हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहीं ना कहीं ये सही भी है। जो लोग जितना पैसा कमाएंगे दे विल बी एबल
टू अवेल द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज ले पाएंगे, अच्छी लेंगे. डैट लीड्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, है ना. वो क्या करेगा, वो लाइफ को और बढ़ा देगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी हाई. ये बात सच है, नो डाउट, विल बी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो इनके अनुसार यही है कि भाई जितना आपकी तरक्की होगी उतनी ही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी. जैसे कि अगर हम भारत की बात करें, इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1947 में 9,000 था पर ईयर, जो बढ़कर 55,000 पर ईयर हुआ 2011 में. सेम पीरियड में ये देखा गया कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 32 साल हुआ करती थी वो बढ़कर कितनी होगी, 66 ईयर्स. तो इट शोज द इंडिकेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हाई इनकम एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. प्रॉब्लम्स इन द कर्व में प्रॉब्लम क्या है. एक्सपर्ट्स हाउएवर हैव डिसएग्रीड ओवर द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये द वे टू इम्प्रूव डेवलपमेंट आउटकम्स इन अ कंट्री इज़ टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है कि भैया अगर आपको उम्र ज़्यादा करना है तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो, बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ. यही आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है. इंडिया और चाइना का देखें, पिछले कई सालों से इन्होंने ऐसे ही किया, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव भी हुई. बट कहीं ना कहीं जो है वो आर्गुमेंट इसलिए चल रही है कि इम्प्रूवमेंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट हैव कम फ्रॉम अ शिफ्ट इन द पर्सियन प्रेस्टन कर्व rather than due to a movement along with the curve. That is, higher expectancy rate has been achieved by the countries even at low per capita income levels. ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट, आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कई ऐसे देश हैं जो लो पर कैपिटा है, जिनके पास पैसा कम है, फिर भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है. सच इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट लो लेवल इनकम्स अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपर्ट्स कुड बी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी सच एज द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन. सो इन दिस व्यू ऑफ द Preston curve, improvement in life expectancy and other development outcomes is seen as the result of the public investment in human development. वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हाई इनकम से ही हेल्थ केयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी. ऐसा भी हो सकता है मेडिकल जो है मेडिकल लाइन में उसको एडवांस किया गया हो, उसको टेक्नोक्रेट किया गया हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की गई हो जिसकी वजह से लोगों की उम्र बढ़ी. इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट द पुअर कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज दैट हैव already been developed by the richer countries. They may thus be able to achieve higher expectancy life expectancy even at very low level of income, thus providing a boost to their development indicators despite their low level incomes. ठीक है, तो ये यही बताता है कर्व कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स भी है. ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री की हाई इनकम है उसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई रहेगी. ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी देश की इनकम कम है बट मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी, उसमें डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है मेडिकल लाइन में कि जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट आर्टिकल. ठीक है, अब हाल ही में टर्किश में इन्फ्लेशन जो है वो 75% इंक्रीज़ हुआ है बट पीक ऑफ क्राइसिस इन साइट. इस आर्टिकल में बस ज़्यादा आपको इतना ही ध्यान रखना है भैया, ये आपका जो इन्फ्लेशन में अभी गुजर रहा है सबसे बुरी तरह पूरे वर्ल्ड में वो है टर्की. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. हिंदू एनालिसिस मैंने किया था, मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था, है ना, कार्नियन प्लूवियल एपिसोड. इस पे एक क्वेश्चन है, व्हाट जियोलॉजिकल इवेंट इज एसोसिएटेड विद कार्नियन प्लूवियल एपिसोड? वोल्केनिक इरप्शन, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, इंटेंस रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लेशियल पीरियड. यस, सही आंसर है इंटेंस रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग. देखिए ध्यान से पढ़िए, पहला पैराग्राफ में ही आंसर है. द अर्थ्स क्लाइमेट हैज़ ऑलवेज बीन फ्लक्स. पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो हमेशा फ्लक्स रहता है. देयर हैव बिन, कभी आइस है, आइस एजेस है, कभी बर्फ़ की एज है, कभी बहुत स्कॉर्चिंग डेजर्ट है, कभी जो है वो एंडलेस रेन है, तो हम रेन पे जाते हैं. 230 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट ट्राइसिक पीरियड इट रेन्ड फॉर मोर देन अ मिलियन ईयर्स स्ट्रेट. इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, लगातार बारिश हुई. रिसर्चर्स ने इस पीरियड को कहा कार्नियन प्लूवियल एपिसोड.
अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये ट्राइसिक पीरियड भी याद रखना है, लेट ट्राइसिक पीरियड में ये घटना घटी, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था, आप उसको हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंगा टोंगा। ये इस आर्टिकल पे 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इस रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, करेक्ट बताना है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ अटलांटिक ओशियन विद इन द किंगडम ऑफ टोंगा। तो पहली लाइन है कि जो हुंगा टोंगा है ये कहाँ पे स्थित है, साउथ अटलांटिक में। दूसरी स्टेटमेंट, इट इमर्ज फ्रॉम द ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन लेट 2014। तीसरी स्टेटमेंट, द इरप्शन एंड सब्सिक्वेंट इरोजन have led to changes in the local marine ecosystem including alterations to underwater habitats and change in water chemistry। अब देखो जो पहली लाइन है वो गलत है, क्योंकि ये पैसिफिक में है, ना कि आपके अटलांटिक ने। इस पैसिफिक ने ये 2022 में आपका आता है, ठीक है। ये रिवील हुआ कि जो हुंगा टोंगा है ये इरप्ट हुआ था जनवरी 15, 2022 में पैसिफिक में, जिसमें टोंगा किंगडम, जो पैसिफिक किंगडम ऑफ टोंगा है वहाँ पे ये हुआ, और ये अंडर वाटर हुआ। इसने सुनामी क्रिएट किया विच ट्रिगर्ड वार्निंग अक्रॉस द इंटायर पैसिफिक बेसिन एंड सेंट साउंड वेव्स अराउंड द ग्लोब मल्टीपल टाइम्स। अभी तक उसका असर देखा जा रहा है, ठीक है। तो पहली लाइन जो है वो गलत नहीं है, दूसरी लाइन जो है, पहली लाइन जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरी लाइन की इट इमर्ज फ्रॉम द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन लेट 2014, ये भी गलत है। तो आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही, ओनली वन थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब इस एक आर्टिकल में एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट बात है, जनरली होता क्या है कि जो वोल्केनो इरप्ट होता है उसके जो धुआं होता है उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट होता है, जो कि एक स्मोकी क्लाउड बनाता है। फिर वो बारिश होती है, फिर से वो ज़मीन पे आता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा इस केस में, क्योंकि ये ना तो क्लाउड बन रहा है इसके स्मोक से और ना ही बारिश हुई है। ये एक जगह इकट्ठा हो गया, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे इकट्ठा हो गया। यही सबसे बड़ा कंसर्निंग मुद्दा है। ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की तो 0.015 डिग्रीज जो है वो बढ़ा है। कंसिक्वेंटली द हाई टेम्परेचर डेट हैव बीन मेजर्ड फॉर अबाउट अ ईयर नाउ कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द इरप्शन, ठीक है। तो ये कुछ इस आर्टिकल का डिस्कशन था जो मैंने किया था। अब यहाँ पे इस पे ही बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, यूजुअली द स्मोक ऑफ वोल्केनो एंड इन पर्टिकुलर द सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्ड इनसाइड द स्मोक क्लाउड अल्टीमेटली लीड्स टू अ कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द सल्फर डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म इनटू सल्फेट एरोसोल विच सेंड सनलाइट बैक इनटू स्पेस बिफोर इट रीचेज द सरफेस, बिल्कुल सही है। इसी की वजह से ये पहली लाइन बनती है कि जब वो ट्रांसफॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट एरोसोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो विच सेंड सनलाइट बैक इनटू स्पेस बिफोर इट रीचेस दिस सरफेस, जिसकी वजह से फिर वो ठंडा करता है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुप। ये हिंदू एनालिसिस में कुछ दिन पहले मैंने डिस्कशन किया था ओपेक के ऊपर। टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, टू कंट्रोल द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ ऑयल, टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइस थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, टू इस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ गैस स्टेशंस वर्ल्ड वाइड। तो सही आंसर है टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइस थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ओपेक के बारे में हमने पढ़ा था, ओपेक प्लस के बारे में। ये ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो हर रेगुलर मिलती है कि भाई कितना क्रूड ऑयल बेचा जाएगा पूरे वर्ल्ड मार्केट में, किस प्राइस पे बेचना है। इसका ओरिजिन देखें तो 2016 का जब अकॉर्ड एंड हुआ तो ओपेक और नॉन ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बीच में एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर हुआ, ठीक है। ओपेक पहले से ही था, ओपेक प्लस 2016 में आया। ओपेक प्लस जो है ये 40% कंट्रोल करता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को, मोर देन 80% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विच आर मेनली मिडल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मेंबर्स कौन कौन से हैं ओपेक के, ओपेक प्लस नहीं, ओपेक के सिर्फ
अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान एंड ओमान। ठीक है, अब ये है आपका पूरा ओपेक का पीछे का बैकग्राउंड, उसकी हिस्टोरिकल। 1960 में आपका आता है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय दीज कंट्रीज ओनली, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, अब अच्छा ये जो मेंबर्स थे ये वाले, ये ओपेक प्लस के हैं, ये ओपेक प्लस के हैं। ओपेक के ये वाले 14 मेंबर्स हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नाइजीरिया, गेबन, इक्वेटोरियल गिना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द ओपेक। 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओपेक प्लस के अंदर आपकी ये सारी कंट्रीज़ आ गई। ठीक है, और आपका हेडक्वार्टर जो है वो किस में है, वीना, ऑस्ट्रिया में। अब पूछ सकता है, ये सारी आपकी कंट्रीज़ है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो रशिया है वो ओपेक के अंदर है या ओपेक प्लस में, तो वो आपका ओपेक प्लस में है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी वर्ल्ड वाइड हो गई कंट्रीज। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस विद MCQs here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Good day.